हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाने वाली हूँ। आज के वीडियो में हम लोग जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी हम लोग साथ में देखेंगे और जहाँ तक हो सकेगा हम लोग समझेंगे और आप लोगों का भी जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक आप लोग गेस्ट पेपर से पढ़े ही होंगे। ठीक है, गेस्ट पेपर से पढ़ना तो सही बात है, लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत आस्कत आता होगा बुक उठाने में, बुक खोल के पढ़ने में। लेकिन मोबाइल में वीडियो लेक्चर देखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी की तबीयत ख़राब भी है ना, तो भी वो कुछ नहीं तो आराम से मोबाइल तो चालू करके कम से कम सुन तो सकते हैं ना। ठीक है, मतलब लिखने में आस्कत आएगा, बुक खोलने में आस्कत आएगा, लेकिन सुनने में तो कोई आस्कत नहीं है। आराम से सोना भी है तो सो जाइए और बगल में मोबाइल खोल के सो जाइए, ताकि आवाज़ भी सुनते रहिएगा और आपका होते रहेगा तैयारी। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में आएगा और दूसरा नंबर क्वेश्चन में आएगा, एक में इंपॉर्टेंट डेट आएगा और एक में पुस्तक के लेखक का नाम आएगा। तो वो आप लोग कर लीजिएगा, आप लोगों को मैं बहुत करवा दी हुई हूँ, प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, बस काम बच जाएगा। ग्रुप ए में जो आया था ना, तो ग्रुप ए में मतलब कि एक दो क्वेश्चन नया आया था। किसमें? एक दो क्वेश्चन नया आया था बुक के ऑथर वाले में, लेकिन जो ग्रुप बी का हुआ था तो उसमें सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही था। ठीक है, चलिए देखिए क्या हम लोग का खिलाफत आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरुआत हुई थी, तो चलिए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध और टर्की सुल्तान के समर्थन में जो आंदोलन चलाया, उसे खिलाफत आंदोलन की संज्ञा दी गई। तो खिलाफत आंदोलन किसे कहेंगे, तो हम लोग बोलेंगे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई। कि और क्यों हुआ था, तो भारत के जो मुसलमान थे ना, वो ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। किसका विरोध कर रहे थे? ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे और टर्की सुल्तान का समर्थन कर रहे। तो ब्रिटिश सरकार के विरोध और टर्की सुल्तान के समर्थन में जो आंदोलन चलाया, उसी का नाम पड़ा था खिलाफत आंदोलन। याद रहेगा, ब्रिटिश सरकार के विरोध और टर्की सुल्तान का समर्थन। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था टर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में रोजगार आंदोलन करना। क्या था आप लोगों का? टर्की साम्राज्य के बंटवारे के खिलाफ और खलीफा के पक्ष में जोरदार आंदोलन करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली एवं डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओं के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की स्थापना की। ठीक है, जैसे एक परीक्षा में मतलब कि कल ग्रुप बी के एग्जामिनेशन में आया भी था कि 1918 में क्या हुआ था, तो 1918 में खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। 11 अगस्त 1920 को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। तो खिलाफत आंदोलन समझ गए। अब आप लोग का नेक्स्ट है दांडी यात्रा, जो कि दांडी यात्रा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित दांडी नामक गांव के लिए प्रस्थान किया। क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित दांडी नामक के लिए प्रस्थान किया। करीब 385 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर वह दांडी पहुँचे। क्या हुआ? करीब 385 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर वह दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को समुद्र के जल में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। और क्या किए? 385 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर वह दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को समुद्र के जल में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। फिर क्या हो गया हम लोग का? प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार यह कार्यवाही भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत रहने और इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से इनकार करने के प्रतीक थे। स्वयं गांधी जी ने कहा, भारत में ब्रिटिश शासन ने इस महान देश का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विध्वंस किया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप समझता हूँ। मैं सरकार की इस प्रणाली को नष्ट करने का पक्का इरादा रखता हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारी लड़ाई अहिंसक है। हमें किसी व्यक्ति को नहीं मारना, मगर यह देखना हमारा धर्म है कि इस संसार रूपी अभिशाप को मिटा दिया जाए। महात्मा गांधी के इस आह्वान का व्यापक प्रभाव पड़ा। देशव्यापी अवज्ञा और सत्याग्रह तेजी से फैल गया। इसका प्रसार सीमांत प्रदेश तक पहुंच गया, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगारों या लाल कुर्ती वाले दल का गठन कर आंदोलन को तेजी से फैलाया। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, जिनमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार ने
दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की। निहत्थे लोगों पर लाठी गोली चलाई गई। गांधी जी सहित अनेक नेता एवं हजारों की संख्या में जनता गिरफ्तार की गई। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरकारी दमन चक्र के बावजूद आंदोलन दबाया नहीं जा सका। सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इरविन ने परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधी जी से समझौता का प्रयास किया। समझ में आया क्या हुआ था दांडी यात्रा में? तो दांडी यात्रा में जो है ना, वो 12 मार्च 1930 को गांधी जी जो है वो साबरमती से गुजरात तट पे स्थित दांडी के लिए गए निकले। ठीक है, फिर क्या किए, 385 किलोमीटर दूरी पैदल चले और फिर वहाँ पे जाके समुद्र के जल में वो नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए। फिर प्रोफेसर बिपिन चंद्र क्या बोलते हैं? बोलते हैं वो कि उनके अनुसार जो है ना, यह कार्रवाई जो है ना वो भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत रहने और इस प्रकार ब्रिटिश के अधीन रहने से इनकार करने का प्रतीक था। तो ये दांडी यात्रा जो चला था वो क्यों चला था? तो ये जो अंग्रेज द्वारा जो कानून बनाए गए थे ना और ब्रिटिश शासन के अधीन जो रहने के लिए बोला गया था, उनको इनकार करने के लिए था। स्वयं गांधी जी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन ने इस महान देश का नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विध्वंस किया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप समझता हूँ। मैं सरकार की इस प्रणाली को नष्ट करने का पक्का इरादा रखता हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारी लड़ाई अहिंसक है। हमें किसी व्यक्ति को नहीं मारना है, मगर यह देखना हमारा धर्म है कि इस सरकार रूपी अभिशाप को मिटा दिया जाए। महात्मा गांधी के इस आयान का व्यापक प्रभाव पड़ा। देशव्यापी अवज्ञा और सत्याग्रह तेजी से फैल गया। इसका प्रसार सीमांत प्रदेश तक पहुंच गया, जहां खान अब्दुल गफ्फार, यही सब हम लोग तो पढ़ ही लिए, फिर दोबारा क्यों पढ़ना। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो इसका हम लोगों का इंग्लिश जो नेम है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गेट की उरुग्वे चक्र की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मराकस नगर में अप्रैल 1994 में गेट के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1995 से इसकी विधिवत स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा वर्तमान सदस्य 137 है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक अस्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जिनेवा में होती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य संचालन के लिए अनेक समितियां हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 समितियां हैं। पहला विवाद निवारण समिति, दूसरा व्यापार नीति समीक्षा। फिर क्या उपर्युक्त दोनों समितियों के अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं। वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंधी पहलुओं पर परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आप लोगों का? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ है विश्वव्यापीकरण से है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में से एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन की है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी में मुक्त प्रभाव की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि उपायों का समावेश किया गया है। यह उपाय एक बार में ही लागू किए जाने वाले उपाय नहीं है, बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किए जाने की बात कही है। तो ग्लोबलाइजेशन जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? विश्वव्यापीकरण। जो भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति में एक नीति व्यवस्था अर्थव्यवस्था के एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य जो है ना वो क्या है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रभाव की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि उपायों का समावेश किया गया है। यह उपाय एक बार में ही लागू किए जाने वाले उपाय नहीं है, बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किए जाने की बात कही गई है। चलो अब नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? भारत में नई शिक्षा पद्धति की व्याख्या करें। तो हम लोग का क्या है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा जनवरी 2015 में कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम के नेतृत्व में समिति द्वारा शुरू की गई थी।
और 2017 में समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। 2017 की रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मसौदा 2019 में पूर्व इसरो प्रमुख कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में नई टीम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जनता और हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद मसौदा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई। पहले की शिक्षा नीति 1986 मूल रूप से परिणाम देने पर ही केंद्रित थी, मतलब कि विद्यार्थियों का आकलन उनके द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर किया जाता था। नई शिक्षा नीति 2020 ठीक इसके विपरीत है। यह शिक्षा नीति बहु दिशा दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसके शिक्षा नीति में छात्र किताबी ज्ञान के अलावा भौगोलिक बाहरी ज्ञान को भी अच्छे से समझ और सीख पाएगा। बच्चे को कुशल बनाने के साथ साथ जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह सीखने वाले अपने उद्देश्य और अपनी क्षमताओं को पता लगाने में सक्षम होंगे। एनईपी के तहत स्कूली शिक्षा में स्ट्रीम का बंटवारा जबरदस्त नहीं होगा। अब विज्ञान या कॉमर्स के विद्यार्थी मानविकी के विषय भी पढ़ सकेंगे। यह व्यवस्था स्नातक स्तर पर भी लागू होगी। अमेरिका और यूरोप के विश्वविद्यालय में यह बहुत पहले से है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक है। एनईपी की एक अन्य विशेषता है एससी, एसटी, ओबीसी, लड़कियों, दिव्यांगों और गरीब वंचित तबके के लिए विशेष प्रावधान है। सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इन तबकों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के स्तर पर एनईपी कई नई संभावना के साथ आई है। स्ट्रीम का लचीलापन, अर्थात विज्ञान, कॉमर्स या मानविकी के छात्रों को एक दूसरे के विषयों को पढ़ने की छूट अथवा वोकेशनल शिक्षा के समावेश के साथ साथ बैचलर प्रोग्राम की एक बड़ी विशेषता होगी मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। अभी बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। अगर किन्हीं कारणों से छात्रों के बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़े तो सारा समय, परिश्रम और धन बेकार चला जाता है। अब जरूरत पड़ने पर 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद भी छात्रों को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। छात्र वापस आकर बची पढ़ाई पूरी कर सकता है। 3 साल की पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी। एनईपी में 4 वर्षीय बैचलर का भी प्रावधान है, जो बैचलर विथ रिसर्च डिग्री होगी। यह उनके लिए जरूरी है जो आगे एमए या पीएचडी करना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान आदि विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था को सकारात्मक परिणाम हुए हैं। एनईपी में यह आज़ादी भी होगी कि छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। इसी संदर्भ में एक अभिनव प्रावधान है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। यह एक तरह का डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा, जिसके द्वारा छात्रों द्वारा किसी एक प्रोग्राम या संस्थान में प्राप्त क्रेडिट को दूसरे प्रोग्राम या संस्थानों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा एकल विषय संस्थानों जैसे लॉ, एग्रीकल्चर, विवि आदि को समाप्त कर बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। यहाँ तक कि इंजीनियरिंग संस्थान की कला और मानविकी का अधिकाधिक समन्वय करते हुए समग्र और बहुविषयक दिशा में अग्रसर होंगे। एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है निजी संस्थानों में फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैंपिंग का प्रावधान। उच्च शिक्षा के लिए अब एक सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें यूजीसी समेत अन्य निकायों का विलय हो जाएगा। इससे उच्च शिक्षा के संदर्भ में एक समन्वित और समग्र नीति बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति कई उपक्रमों के साथ रखी है जो वास्तव में वर्तमान परिदृश्य की जरूरत है। फिर हम लोग का क्या है नेक्स्ट, दल बदल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रजातंत्र इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग प्रजातंत्र देखेंगे। प्रजातंत्र क्या है इसकी विशेषता का उल्लेख देखेंगे।